Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit कुमार. स्वागत है. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सभी लोगों का गुड इवनिंग. कौन कौन ऑनलाइन है जी? ऑनलाइन कौन कौन है बताइए. कौन कौन है ऑनलाइन? हेलो. क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? बताइए. आवाज पहुंच रही है जी? हेलो. आवाज पहुंच रही है? हेलो. कौन कौन है ऑनलाइन? अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. कौन कौन है भाई ऑनलाइन? अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. ऑनलाइन कौन कौन है? अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. नवीन, वेरी गुड इवनिंग. और कौन है भाई ऑनलाइन? नवीन, आज तो तुमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया. आज सबसे पहले ऑनलाइन हुए हो. नहीं तो इससे पहले हमेशा डिम्पल सबसे पहले ऑनलाइन होती है. रोहित, ओहो, रोहित ने भी आज रिकॉर्ड तोड़ दिया यार. आज मतलब दोनों ने साथ साथ ऑनलाइन किया. ओ जितेंद्र, वो भी भाई एक साथ. क्या बात है. रजनीश. चलिए, और कौन है ऑनलाइन? जल्दी फटाफट अपना अपना अटेंडेंस लगाइए. अटेंडेंस लगाने के बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा. सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस लगाएं. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. 3 लोग ने अपना अटेंडेंस लगा दिया है. चौथे मेंबर कौन है? चौथा मेंबर कौन है जी? लगाओ जल्दी. क्या सो रहे हो क्या? चौथा मेंबर कौन है जो ऑनलाइन है, अपना अटेंडेंस अभी तक नहीं लगाया है? रोहित. सब. सर अब आपका वेट कर रहे थे. अच्छा, मेरा वेट कर रहे थे. वेरी गुड. चलो कोई बात नहीं, मैं तो आ गया. चलिए, 5 लोग हैं यार ऑनलाइन और 3 लोग ने ही अपना अटेंडेंस अभी तक लगाया है. 4 लोग, 5 लोग हो गए. 3 ने ही लगाया है. रोहित, नवीन और रजनीश या जितेंद्र. आर के कौन है भाई? रजनीश या जितेंद्र है? मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ. डिम्पल भी आ गई. वेरी गुड. गुड इवनिंग डिम्पल. चलिए, 4 लोग हो गए. आइए सर, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं. चलिए शुरू करते हैं क्लास. करें शुरू? ओके, ठीक है सर. वेट का मतलब बता दीजिए. अच्छा, रीट का ओ मेरे लाल रोहित, तुमने आगे लगा दिया साहब आने के साथ ही. चलो पहले रीट ही जान लेते हैं. रीट क्या होता है? WRIT. अंग्रेजी में इसको रिट बोलते हैं और हिंदी में भी रिट बोलते हैं. मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं लेख पत्र. ठीक है, हिंदी में. लेकिन नॉर्मली लोग लेख पत्र यूज नहीं करते हैं. नॉर्मली इसको लोग रिट ही बोलते हैं. ठीक है, तो रिट रिट ज्यादा पॉपुलर है ये. अब ये रिट होता क्या है? तो कल तुम लोगों को मैंने बताया था अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226. ठीक है, ये 2 आर्टिकल्स बताए थे. ये है सुप्रीम कोर्ट और ये है हाई कोर्ट. ठीक है, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी मौलिक, किसी व्यक्ति संस्था के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है. ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो. ठीक है, ये जो रिट है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 टाइप्स के होते हैं. मतलब 5 प्रकार के रिट होते हैं. ठीक है, कौन कौन से? तो पहला रिट होता है, इसको हम बोलते हैं, आप देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण. बंदी प्रत्यक्षीकरण. ठीक है, दूसरा रिट है उत्प्रेषण. ठीक है, तीसरा रिट है, अधिकार पृच्छा. ठीक है, चौथा रिट है अधिकार परीक्षा के बाद परमादेश.
और पांचवा रिट है वो है प्रतिषेध लेख। ठीक है, ये 5 टाइप्स के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अब ये पांचों प्रकार के रिट का मतलब क्या होता है, ये आगे भी क्वेश्चन आएंगे और पीछे भी आए थे। शायद मैंने एक आध दो के बारे में समझाया था तुम लोगों को, तुम लोग भूल गए हो, याद है? रोहित, डिंपल, बता चुके हैं आप, तो समझा दिया। तो फिर कौन से रिट की बात कर रहे हो रोहित? रिट तो यही होता है भाई, रिट तो यही होता है। और कौन से रिट की बात कर रहे हैं आप? रिट का मतलब पूछ रहे हो? अरे यार रिट का मतलब ये है ना कि ये जो आदेश जारी करता है, मतलब मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है और उस कंडीशन में आप जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप देखेंगे अपील करते हैं, तो उसको रिट बोलते हैं कि रिट लगाया है हमने। ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जो आवेदन किया जाता है, जो कंप्लेन होता है, उसको रिट, और उसी रिट के आधार पर, उसी कंप्लेन के आधार पर आप देखेंगे ये सजा जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ रोहित? अब सबको क्लियर हो गया जी? हो गया ना? ये है, तो ये आप नहीं कहते हैं लड़के, जैसे मान लो तुमने एग्जाम दिया, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम में धांधली होती है, करप्शन होता है, तो बोलते हैं कि कोर्ट में रिट लगाया है हमने इसे रिव्यू कराने के लिए या फिर दोबारा से एग्जाम कराने के लिए, बोलते हैं ना। तो उसका मतलब ये होता है। क्लियर हो गया ये? तो ये मैंने तुम लोग को बता दिया था, वर्ड्स नहीं समझो, इसीलिए कहता हूं क्लास में कॉन्सेंट्रेट रहोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो, एक बार अगर तुमने समझ लिया ना, तो फिर वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। अगर आपने एक बार लापरवाही दिखाई और आपने अच्छे से नहीं समझा, तो वो आगे प्रॉब्लम करेगी और दोबारा कई बार आपको वो हर लेवल पर दिक्कत करती है। तो इसलिए पहली बार नहीं समझ में आए 10 बार पूछो कि सर नहीं समझ में, एक बार और समझाओ। देखो, डॉक्टर जो है वो मरीज के बीमारी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता है, मतलब कि आपको बुखार है, सर्दी खांसी है, जुकाम है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता है आपका। तो जब तक डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं होगा, तब तक वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा? बीमारी का पता तो होना चाहिए ना जी। तो इसी तरह से टीचर भी है, जब तक आप टीचर से ओपन नहीं होंगे, अपने मन की दिल की बात नहीं बताएंगे, दिल से दिल को नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। इसलिए टीचर से आप ओपनली सारी बातें दिल की, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस करें। आई ऑलवेज विथ यू 24/7, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बट अपने को एक ही इसका मूल उद्देश्य है, और वो है क्वालिफाई क्वालिफाई क्वालिफाई, मतलब सफलता सफलता सफलता। इसके अलावा ना आगे कुछ है और ना ही पीछे कुछ है। समझ में आ रही बात? दिन रात 24 घंटा इसी के बारे में सोचना है। समझ में आ रही बात? नवीन, रोज एक ही कैप पहन के आऊंगा क्या है तुमको, जो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है? चलिए, तो ये कहानी अब समझ में आ गई होगी, आई होप सबको क्लियर हुआ। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 226 डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर विचार करेगा। ये शायद हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन कर लिया था ना कल। मैं टू ओहो 226 कर लिया था ना अपन ने, 226 का। अब बिल्कुल डिंपल, राइट आंसर सी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब देखो, मैंने तुम लोग को बताया था सुप्रीम कोर्ट के 4 जुरिस्डिक्शन होते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइमरी जुरिस्डिक्शन, मतलब प्राथमिक क्षेत्राधिकार। दूसरा होता है, आप देखेंगे, अपीलाइट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अपीलाइट जुरिस्डिक्शन मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा होता है, आप देखेंगे अपीलाइट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन, नहीं, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी जुरिस्डिक्शन। और चौथा होता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब हिंदी में इसको बोलते हैं
कि प्राइमरी का मतलब प्राथमिक क्षेत्राधिकार, अपीलाइट का मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार, कंसल्टेंसी का मतलब परामर्शदात्री और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक। कैसे? प्राइमरी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है, ये प्राइमरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। दूसरा अपीलाइट जुरिस्डिक्शन। अपीलाइट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत तीन चीजें हैं। पहला दीवानी फौजदारी मतलब सिविल और क्रिमिनल केसेस, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग डिस्प्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग डिस्प्यूट, ये तीनों अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो दीवानी का मतलब होता है, दीवाना दीवानी नहीं, ये सिविल केसेस। सिविल केस का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? सिविल केस का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? जितेंद्र, रजनीश, डिंपल, रोहित, नवीन, सिविल केस का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ या ना तो जवाब दो भाई। नहीं पता? नो। देखो, दो तरह के केसेस होते हैं। अगर आप कभी कोर्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर दो तरह के केसेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला सिविल केसेस, जिसको हम दीवानी बोलते हैं। दीवानी का मतलब, ये वर्ड जो है ये मुगलों के जमाने से चलता आ रहा है, तो आज भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जमीन जायदाद पैसे से जुड़े हुए विवादों का समाधान होता है। ठीक है, इसको हम सिविल केस दीवानी केस बोलते हैं। इसके वकील अलग होते हैं और ये बहुत लंबा चलता है। ठीक है, दूसरा होता है फौजदारी केस, जिसको हम अंग्रेजी में क्रिमिनल केसेस बोलते हैं। ये लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, रेप, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत उनको केस फाइल किया जाता है और उसके अंतर्गत इन पर कार्रवाई होती है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग केसेस होते हैं। तो दीवानी मामलों में अगर हाई कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया, कि कोई भी डिसीजन दिया हाई कोर्ट ने, और मान लीजिए उस डिसीजन पर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि मुझे उचित न्याय नहीं मिला है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, देश के सर्वोच्च शिखर मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का एक और विकल्प है। तो आप हाई कोर्ट द्वारा रेफर करा के सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील आप नहीं कर सकते दीवानी और फौजदारी मामलों में। सिर्फ और सिर्फ रेफरल केसेस की ही सुनवाई होती है, अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा रेफर किया केस ही सुप्रीम कोर्ट सुनता है। ठीक है, तो दीवानी मामलों में हाई कोर्ट द्वारा रेफर केसेस पर ही सुनवाई होती है। ऐसे ही फौजदारी अर्थात क्रिमिनल मामलों में मान लीजिए किसी को मौत की सजा दे दी गई या किसी को उम्र कैद दे दिया गया, तो उस मामले में अगर आपको लग रहा है कि मुझे न्याय नहीं मिला है, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अपीलेज जुरिस्डिक्शन में दीवानी और फौजदारी मामलों में हाई कोर्ट द्वारा रेफरल केसेस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। क्लियर? आइए, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग अपीलीय जुरिस्डिक्शन। ये क्या है जी? तो आप जानते हैं कि संविधान का प्रोटेक्टर कहा जाता है इसको, सुप्रीम कोर्ट को, मतलब संविधान का रक्षक। अर्थात अगर कोई भी कानून सरकार बनाती है, कोई भी कानून, ठीक है, और वो संविधान के दायरे से बाहर है, मतलब आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या संविधान की मूल भावना का हनन कर रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस की सुनवाई, ऐसे संविधान संशोधन की सुनवाई कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के थ्रू, और उनका रिव्यू करके उसको इलीगल घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। इसका पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और संवैधानिक पीठ जो है वो डिसाइड करती है कि क्या ये जो संशोधन या जो नए कानून बनाए गए हैं ये संविधान के दायरे में है या संविधान से बाहर है। तो अगर संविधान के दायरे में है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। जैसा अभी आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, उसको 10% आरक्षण दिया गया है, उस पर वो केस चल रहा है, उसके अगेंस्ट लोगों ने पीआईएल फाइल किया था, कई सारे अपोजिशन और दूसरे लोगों ने, तो वो चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी क्या ये संविधान के दायरे के तहत दिया गया है या उससे बाहर जाके। तो अगर दायरे के अंदर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर दायरे से बाहर होता है तो 10% ईडब्ल्यूएस को दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहां पर संविधान से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका अंतिम जो डिसीजन है, अंतिम निर्णय है, वो भी सुप्रीम कोर्ट देता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करता है। अंतिम निर्णय देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, मतलब संविधान का पुनर्वचन कह सकते हैं आप। ठीक है,
चलिए, ये हो गया अपीलीय जुरिडिक्शन। तीसरा है कंसल्टेंसी जुरिडिक्शन। आपको मालूम होगा राष्ट्रपति का राइट है आर्टिकल 143, इसके तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है, लेकिन देना या न देना सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर निर्भर करता है। आप मतलब राष्ट्रपति उसको बाध्य नहीं कर सकते। और अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर उसको कोई रिकमेंडेशन करते हैं या कोई भी सिफारिश करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस बात को माने। तो यहाँ पर जो कंसल्टेंसी राइट्स भी है, जैसे कावेरी जल विवाद है, अयोध्या मुद्दा है, और एक और विवाद था सिंधु नहीं, कावेरी जल विवाद और अयोध्या मुद्दे पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगा था कि भाई क्या करना चाहिए, आप सलाह दीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये है। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं, सबऑर्डिनेट स्टाफ का मतलब पियोन है, गार्डनिंग है, ड्राइवर है, इस तरह के बहुत सारे लोअर स्टाफ्स होते हैं, और दूसरे टाइपिस्ट होते हैं, और भी अंदर बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं। उन सभी स्टाफ्स का सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट खुद लेती है। उनकी सैलरी, वेतन, भत्ते, छुट्टियां, इन सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये किसी कमीशन, एसएससी या एमटीएस के थ्रू सिलेक्शन नहीं कराती, खुद से अपने बंदों को, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, उनकी नियुक्ति करती है, और उनसे जुड़े हुए सभी जो आप देखेंगे जो फैसिलिटीज हैं, सैलरी, वेतन, भत्ते, छुट्टी, सब कुछ का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स है उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी करता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के। क्या मैं उम्मीद करूं कि जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया है वो पूरी तरह से तुम लोगों को समझ में आ गया है, और एकदम मतलब पूरी तरह से इस बात को समझ गए हो, एकदम क्लियर हो गया, एकदम कड़ाम कड़ाम, मतलब दिल खुश करने वाला हुआ कि ठीक ठीक है, हाँ सर ठीक है, मतलब ठीक है, समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है। क्या भाई, क्या जितेंद्र, एकदम साफ दीवाना मस्ताना वाला पढ़ाई करना है, बता रहा हूं मैं। जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, एंटरटेन करके, मनोरंजन करके, मैं तुम लोगों को खुश रखने की जिम्मेवारी मेरी है। मतलब हंसा के, खेला के, ठीक है, और रुला के भी पढ़ाते हैं, मालूम है ना, रुला के भी। तो इसलिए दिल बाग बाग, दिल एकदम गार्डन गार्डन कर देना है, ठीक है। तो एकदम खुश, स्क्रीन पर ऐसे मैं करता हूं तो चेहरा बड़ा आता है, एकदम नजदीक से आता है कि नहीं रोहित, आता है, हाँ सर ठीक है। ये सिर्फ तुम लोगों के लिए, ताकि खुश रहो और इंटरेस्ट बना रहे। तो ये सब नुस्खे मैं टाइम टू टाइम करता रहूंगा, और इसको तुम लोग एंजॉय करना, ठीक है सर। मजा, नवीन, बहुत मजा आता है। मैं पहुंचता हूँ और यहाँ फिर मिलता हूँ तुमसे। चलो ठीक है, आइए। चलिए सर, 226 तो हो गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 227, 227 नंबर क्वेश्चन। ओ माय गॉड, इतना जबरदस्त क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर बताना है मैन। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में मोहब्बत कर सकता है। मतलब जा सकता है। बताइए सर, आंसर बताइए इसका, किसके तहत। अगर तुम स्मार्ट हो गए तो इसका आंसर दे दोगे। देखो कमीशन में कैसे घुमा घुमा के पूछता है। मतलब भाई साहब, आज के डेट में ऐसा हो गया है कि मतलब मैं तुम लोग को बार बार कहता हूं ना कि इट्स ए नॉट ए क्वालिफाइंग प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हिंदी में का मतलब होता है कि ये सफल बनाने वाला एग्जाम नहीं है, ये बाहर करने वाला एग्जाम है भाई। ओ माय गॉड, बाहर करने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे नहीं है कि आपने डिग्री डिप्लोमा किया है और आपके बराबर जो एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं वो आपके साथ फाइट कर रहे हैं, बल्कि आपसे ऊपर बीटेक, मतलब एमटेक, पीएचडी कर रहे हैं, या कहीं और जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, दूसरे जॉब में, और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं,
तो वो लोग आपसे आपके साथ कंपटीशन में है। तो कमीशन क्या करती है, पहले क्या था, सीधे सीधे फैक्चुअल पूछता था, टू दी पॉइंट, ये आर्टिकल कौन है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, सैलरी कितनी होती है, ओथ कौन दिलाता है। अब क्या कर रहा है कि यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट दे दिया और कह रहा है सवाल का जवाब दो, जैसे तुम्हारे सामने आ गया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे कमांडोज हैं ये इसका 100% जवाब देंगे और मेरा दिल खुश कर देंगे। कमांडो रेडी फॉर ऑपरेशन अटैक, आंसर दीजिए जल्दी। ओहो नवीन तुमने आग लगा दिया, जितेंद्र ने भी, और रोहित 277 का बी। यार तुम मतलब कमांडो रेडी फॉर ऑपरेशन, हाउस द जोश, जोश है ना। आइए वेरी गुड, आर्टिकल 32। ए यार रोहित तुमने तो साफ एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया, पूरा का पूरा लिख दिया एकदम। अंबेडकर 32 और संविधान की आत्मा, एवरीथिंग इज क्लियर मैन, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, बहुत खुश। चलिए, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने इसका आंसर दिया और मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जितने भी कमांडोज अभी अवेलेबल हैं ये इस एग्जाम को मतलब क्वालिफाई नहीं, फाड़ने की स्थिति में है। कहते हैं खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब अपने आप को इतना गला देना है, इतना कि भाई साहब जो चेयरमैन है ना आपका ये एसएससी का, वो आके कहे कि भाई कहाँ ज्वाइनिंग चाहिए बता भाई जल्दी, तेरे बगल में तेरे डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग करा दूं, कौन सा पोस्ट लेना चाहता बता। ऐसा होना चाहिए, अपने आप को साफ गला देना है महात्मा बुद्ध की तरह, साफ शरीर पे हाड़ मांस है और कुछ नहीं है। और तब देखना कैसे एकदम आके पूछेगा भाई कहाँ सिलेक्शन चाहिए, ये होना चाहिए। रोहित मेरे लाल 40-50 क्वेश्चन में अगर तुम 30 के नियर बाई पहुंच जाते हो, 30 तक, तो ये बेस्ट स्कोर है, बेस्ट 30 पर। 30 मतलब 30 प्लस आप मान लीजिए, 35 प्लस तो आग लगाने वाला है भाई साहब। टेक्निकल में सबका हालत खराब होता है, यहाँ तो 15 पर ही डिस्किया हो जाते हैं लोग। तो अगर 30 के ऊपर तुम्हारा चल रहा है ना, 35 पे तो समझ लो मेरिट लिस्ट है, मेरिट, मेरिट की बात कर रहा हूं मैं, 35 के ऊपर। और अगर 30 के ऊपर है तो बेस्ट स्कोर में आप चल रहे हैं, समझ लीजिए। इस बार 15 ही आए थे सर जी के, इसीलिए दिक्कत हो गई ना, नहीं तो इसी बार क्वालिफाई कर जाते तुम। तो अगर 30 के ऊपर चल रहे हो तो समझ लो कि बेस्ट स्कोर में। और इस बार ये करके दिखाना है रोहित, प्रॉमिस करो मुझसे, जितने लोग भी लोग हैं ये सब प्रॉमिस करेंगे कि सर इस बार या तो फाड़ देंगे या अपने आप को फाड़ लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर जो है वो है बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या कहता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था या कोई भी सरकार भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोज तुम लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है और इतना जोश भर दूंगा तुम लोगों के अंदर के साफ तुम लोग को लगेगा सर आज तो एकदम अब या तो पढ़ते पढ़ते मर ही जाऊंगा या पढ़ के फाड़ दूंगा मैं। ठीक है, रोज की इस क्लास में मैं चाहूंगा कि एकदम जोश और जुनून के साथ क्लास खत्म होने के बाद इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर होगी, साहब खाना वाना खा के बस पढ़ ही रहे, पढ़ते पढ़ते ही सो गए रात को। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 228, आंसर दीजिए सर एकदम फटाफट। 1 लाख का क्वेश्चन है ये। 228 कह रहा है डैश का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। किसके मामले में भाई बताइए, बताइए। ओहो डिम्पल, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त आंसर दिया है तुमने। रोहित ने भी जबरदस्त आंसर दिया है, एकदम साफ बारूद वाला आंसर। बाकी लोग कहाँ हैं भाई, 228। अच्छा नवीन ने भी जबरदस्त आंसर दिया है, वेरी गुड। जितेंद्र बिल्कुल। अनुच्छेद मौलिक क्षेत्राधिकार, अगर निचली अदालत में, निचली अदालत का मतलब तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही अपील कर सकते हो। तो अगर हाई कोर्ट में नहीं करते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में करते हो तो भी अप्लाई होगा। क्यों जी, क्योंकि इसके तहत ये एकमात्र है कानून या अधिकार जिसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावे
किसी भी केस के रिगार्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, चाहे वो अपीलीय क्षेत्राधिकार हो, चाहे वो जुरिस्डिक्शन का तो छोड़ दो। अपीलीय का मतलब दीवानी फौजदारी मामलों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, लेकिन मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, अगर नीचे आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं किया है तो भी। ठीक है, रेफर कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को जूम कर दूं यार, ये इंग्लिश वाले फिर ढक जाते हैं ना, तो बाद में इंग्लिश वाले कहते हैं कि सर इंग्लिश दिखता नहीं है, क्योंकि बाद में इंग्लिश वाले भी पढ़ते हैं शायद इसको, वो भी पीछे से क्लास रिकॉर्डेड क्लास है तो वो देखते हैं, इसलिए मैं दोनों ही दिखाता हूं, उनको दिक्कत ना हो। क्या नवीन, जूम करूंगा तो हिंदी तो दिखेगा, इंग्लिश नहीं दिखेगा मेरे लाल? हाँ भाई, बाकी लोग को दिख रहा है जी, रोहित, डिम्पल, जितेंद्र, रजनीश। हाँ सर, दोनों होने चाहिए, बिल्कुल। दोनों होता है तो कई बार आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों रखता हूं मैं, समझ में आ रही बात? तो इसलिए दोनों ही रहने दो। नवीन, नहीं दिख रहा है तो देख लो एक बार। सर ब्राइटनेस भी कम हो जाए तो, ब्राइटनेस कम हो जाए, 1 मिनट रुको। हाँ जी, ब्राइटनेस सही है। चलो मैं देखता हूं, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 229। 229, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? बताओ। बताइए आंसर इसका, रोहित। 229 का आंसर बताइए फटाफट। देखिए, 229 का जो राइट आंसर है वो है बी, याचिका का न्यायिक क्षेत्र। जो याचिका कर रहे हैं उसका न्यायिक क्षेत्र जो होगा, वहां पर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। राइट आंसर बी होगा, मूल न्यायिक क्षेत्र नहीं, याचिका जहां भी हुआ हो। मान लो तुम मूल मूल न्यायिक क्षेत्र, मान लो तुम जहां जिस गांव के हो, मान लो तुम गए कहीं दिल्ली, पंजाब, कहीं भी, और वहां पर तुम्हारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, तो याचिका तुम कहां से लगाओगे? पंजाब से। ये थोड़ी कहोगे कि मैं राजस्थान से याचिका लगाऊंगा। तो जहां पर याचिका आपने लगाई है, जहां पर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वहां से मान्य होगा। तो याचिका का न्यायिक क्षेत्र, जहां पर अब मान लो तुम जॉब कर रहे हो मुंबई में, बेंगलोर में, कहीं भी, वहां पर कंपनी के मालिक ने ये या लैंडलॉर्ड ने आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, या किसी व्यक्ति विशेष ने आपके धर्म के नाम पर या किसी और चीज का कह के आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, तो उस कंडीशन में आप अपील तो वहीं से करेंगे ना, कि घर पे आकर अपील करोगे? नहीं, वहीं से आप अपील करेंगे। तो राइट आंसर जो है वो है बी, याचिका का न्यायिक क्षेत्र। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं सबका? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 230। 230 कह रहा है जी कि डैश के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। बताइए किस अधिकार के तहत? बताओ इसका आंसर, तुम सभी लोगों को पता है, बताइए सर, आंसर बताइए इसका। बताओ, बताओ आंसर इसका। बिल्कुल, बिल्कुल रोहित, 100% सच है, और तुमने एकदम से सही आंसर दिया है। ठीक है, आर्टिकल
2143। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर इज डी, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अभी हमने इस पर खूब सारी बातें कर ली है। अभी बताया 143, इसको सलाह भी कह सकते हैं, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है, परामर्शदात्री बोलते हैं मतलब सार्वजनिक या राष्ट्रीय महत्व के विषय पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्ड टू वर्ड कि अगर सार्वजनिक या राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है तो उस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। ठीक है, राइट आंसर डी, अनुच्छेद 143 के तहत यह आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 231 231 व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश की सूची में सूचीबद्ध है? किसमें है जी? 231 बताइए किस सूची में ये मेंशन है? व्यापार, आंसर बताइए। 231 का आंसर बताओ। 231 का आंसर नवीन, वेरी गुड। जितेंद्र, वेरी गुड। डिंपल, राइट आंसर डी होगा, समवर्ती सूची में है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं इस पर व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार के रिगार्डिंग। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। लेकिन अगर दोनों ने किसी एक ही विषय पर सेम कानून बना दिया तो उस कंडीशन में डोमिनेंसी किसकी होगी? बताओ। अगर दोनों ने किसी एक ही सब्जेक्ट पर कानून बना दिया तो बिल्कुल रोहित, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है वो कानून मान्य होगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 232 232। जब कोई निचली अदालत अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकती हैं, डैश जारी करती हैं। कौन से रिट जारी करके उसे रोकती है भाई? बताओ। देखो, ये एक तरह से रिट का डेफिनेशन दे दिया है, तो तुम लोग को डेफिनेशन भी मिल गया और रिट भी समझ में आ जाएगा, और इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ लिया है। समझ में आ रही है बात? आंसर बताइए, बताइए भाई, आंसर बताओ मेरे लाल। इसका राइट आंसर सी होगा। बी पर कहां हो तुम लोग? अरे सी होगा भाई, जितेंद्र, डिंपल, सी। रोहित, कैसे कंफ्यूज हो जाते हो? अभी इतनी बार समझाया तुम लोगों को, अभी रिट समझ में नहीं आया क्या? चारों तुम लोगों को पांचों रिट जो है ये समझ में आया कि नहीं सब लोगों को? 3 लोगों के आंसर गलत थे, तो फिर क्यों गलत हो रहे हैं भाई? या तो कंफ्यूजन है। मैं क्या कह रहा हूं तुम लोग को, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस सेशन है, ये रियल एग्जामिनेशन नहीं है। तो यहां पर प्रैक्टिस सेशन में मिस्टेक अपनी सोच समझ के आंसर दीजिए, ताकि वो प्रैक्टिस हो, एग्जाम में भी आप वही, यहां जो प्रैक्टिस हो रहा है वही एग्जाम में भी फिर फॉलो। क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं और सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में ये जो छोटी छोटी त्रुटियां हो रही है ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को पता नहीं है, तुम में से जितने भी लोग हैं उन सबको इसका आंसर पता है और 100% आंसर तुम लोग सही दे सकते थे। लेकिन तब क्या है, जल्दीबाजी या फिर कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि आपने उस पर सोचा नहीं, थोड़ा टाइम नहीं दिया। अगर आप सोच के टाइम दे के आंसर देते तो आप 100% सत्य करते। तो आगे से ये बात आप ध्यान में रखिए। रोहित देखो, मुझे पता है इसका आंसर तुम लोगों को पता है, जिन लोगों ने भी गलत आंसर दिया है, लेकिन ये जो जल्दीबाजी अपन दिखा रहे हैं ना, इन्हीं चीजों को तो एलिमिनेट करना है, छांटना है। मतलब अपने अंदर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना है। ठीक है, और क्लियरिटी लानी है कि नहीं यही होगा। समझ में आ रही बात? रोहित, अब ये मुझे बताओ कि पांचों रिट के बारे में तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है? डी ऑप्शन का एग्जाम्पल देकर बता दीजिए सर। बिल्कुल, मैं डी नहीं पांचों के पांचों बता दूंगा। पांचों रिट सबको अच्छी तरह से पता है? बोलो हाँ या ना, क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, और इस बार रिट के रिगार्डिंग कई सारे डिस्प्यूट भी हुए हैं, तो इसलिए हो सकता है रिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो।
तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एक क्लियर कर लो। यस सर। नवीन, मैं सबसे पूछ रहा हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, पांचों के पांचों क्लियर हैं? जैसे रोहित को कंफ्यूजन हो रहा था, वैसे किसी और को भी कंफ्यूजन है? हाँ जी, किसी और को कंफ्यूजन है? यस और नो में जवाब दो, यहां शर्माना नहीं है। नो कंफर्म। क्या जितेंद्र? मुझे मुझे क्या लिख रही हो डिंपल? मुझे का मतलब यस और नो, ये बताओ कंफर्म है या नहीं? कंफ्यूजन है, वेरी गुड। चलिए, ये हुई ना सही बात। यही मैं तुम लोगों से चाहता हूं कि किसी भी चीज को में कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लैरिटी रखनी है, बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट। कंफ्यूजन होगा, गलतियां वही होगी। और अपन इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी दिया है, टाइम भी दे रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, तो कंफ्यूजन नो होना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ इसीलिए हूं। देखो, टीचर का मतलब ये है कि आपके अंदर जो कमियां हैं उनको बाहर करे और आपको सही रास्ते पर ले जाए। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ठीक है? चलो, मैं एक बार इन पांचों रीटों को मैं एक बार सीधे सीधे समझा देता हूं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, इससे खुशी कुछ और नहीं हो सकती। जिनको नहीं पता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अपनी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है? और जिनको पता है वो और समझ लेंगे। और अगर नहीं, अगर थोड़ा और कंफ्यूजन और उनकी क्लैरिटी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? बता दूं एक बार फटाफट पांचों? बताऊं कि नहीं? ठीक है जितेंद्र, ठीक है डिम्पल, ओके। चलिए देखिए, चार तो इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, पांचवा मैं समझाऊंगा। पहला रिट होता है, उसको हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में हैवियस कॉर्पस, ठीक है? इसका इसका मतलब क्या है? तो मान लो तुम्हारे घर कोई पुलिस वाला आया और तुम्हारी कॉलर पकड़ के उठा के और तुमको ले जाके थाने में बंद कर दिया उसने, ठीक है? बंद कर दिया। अब तुम्हारा जुर्म क्या है ये पता ही नहीं है, और थाने में तुमको खोपचे में ले जाकर बंद कर रखा है। तो कोई भी पुलिस वाला गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से तुमको 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। अगर 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में रखता है तो तुम्हारी स्वतंत्रता का हनन है। और उस कंडीशन में आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि सर, मुझे मेरी स्वतंत्रता का हनन किया गया है और मुझे गैर कानूनी तरीके से 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में बंद करके, कस्टडी में रखा गया है, थाने में बंद करके रखा गया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है और उस थाना प्रभारी या जो भी ऑफिसर है उससे यह सवाल पूछती है कि तुमने इस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा कैसे कस्टडी में रख लिया, किस जुर्म में गिरफ्तार किया, और विद इन 24 आवर तुमने इसको नियर बाई के मजिस्ट्रेट के पास क्यों नहीं पेश किया? क्या रीजन है, उसका रीजन बताओ। और अगर रीजन नहीं मिलेगा तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। आई बात समझ में? उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन है, मतलब अवैध गिरफ्तारी और उनको बंद करके रखने का जो पुलिस वालों का दबंगई है, इस दबंगई के खिलाफ ये रिट जारी होता है। समझ में आ गई बात? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात 100% समझ में आ गई होगी। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, एक तो क्लियर हो गया। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? पक्का? जिन लोगों को कंफ्यूजन था उनकी बात एकदम एकदम आग लगा देना है साफ, ऐसा कि धुआं भी नहीं निकले और जल के राख हो जाए साफ, ढिसके हो। ठीक है? चलिए बढ़ते अगले। दूसरा, दूसरा कह रहा जी परमादेश। मेरे लाल, एक चीज तुम लोगों को बताऊंगा, क्लू है। क्लू क्या है कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आए ना तो उसको 2-3 बार पढ़ो, संधि विच्छेद करके। अपन पढ़ते थे ना बचपन में, राम राम नहीं, संधि विच्छेद करके, मतलब दोनों को अलग कर देते थे उस सेंटेंस को। तो ऐसे ही संधि विच्छेद करके पढ़ो तो मजा आता है, मतलब समझ में आ जाता है। नहीं आए, दिमाग लगे तो करोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे क्या है, परम आदेश, परमादेश है ना, तो परम आदेश यही होगा ना जी इसका संधि विच्छेद।
तो परम आदेश का मतलब सर्वोच्च, एकदम ऊपर से आदेश आया। ये क्या है जी, परम आदेश? मतलब पापा का परम आदेश है कि बेटा इस बार शादी तो होगी तुम्हारी। ऊपर से आदेश आया, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो लेकिन ऊपर से आदेश आ गया इस बार तो शादी होगी 100%। तो अब उसको तुम टाल नहीं सकते। पहले मम्मी को मना कर देते थे, भाई कहता था मना कर देते थे, लेकिन पापा का आदेश आ गया तो उस पर मान्य नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, तो परम आदेश कब आता है? मान लीजिए आप बन गए जेईएन, पूरा आग लगा रहे हैं, पूरा डबल एकदम घूस कमा रहे हो, करप्शन कर रहे हो, और पैसे कमा लिए और फिर पैसा लेके चले गए गोवा, उसके बाद मालदीव, मॉरिशस, वहां जाके चिल कर रहे हो, 2 महीने से छुट्टी पर हो, फिर घर आए तो ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, घर पे आराम से सो रहे हैं, या महीने में 15 दिन छुट्टी मार के घर पे सोते रहते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन करेगा? भाई आपके कई जगह आपके बिना सिग्नेचर के कोई चीज अप्रूवल नहीं होगा, आपके बिना सिग्नेचर के कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी, या आपके बिना अप्रूवल के। तो उस कंडीशन में जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, वो तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो रोज चप्पल घिस रहे हैं और उनको परेशानी हो रही है, तो क्या उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं आप? मानसिक और शारीरिक रूप से उनका उनका पीड़न हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर वो व्यक्ति रिट जाए, अगर कंप्लेन करता है कि सर ये जो सरकारी अधिकारी है अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही समय पर नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट परमादेश जारी करती है और कहती है कि आपको जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है, उस पद का सही समय पर सही तरीके से उपयोग कीजिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? ओके हुआ? क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई टेंशन? पक्का? एकदम कड़म कड़म हो गया? चलिए आइए, टेंशन किस बात का टेंशन हो गया रोहित तुमको? कौन सा टेंशन हो गया तुमको? अरे नो टेंशन, ओ मेरे लाल, तुम मेरी टेंशन बढ़ा देते हो टेंशन लिख के। देखिए इधर तीसरा है प्रतिषेध। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या है प्रतिषेध? मतलब मना करना, यही होता है ना जी। प्रतिषेध मतलब शुद्ध हिंदी है, उसका अगर नॉर्मल मीनिंग देखे तो उसका मतलब मना करना होता है। ओ, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी ऑफिसर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करता है या वहां जाके कोई निर्णय लेता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहती है क्या, कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम कीजिए, किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण या वहां जाके निर्णय मत लीजिए। तो आपको अपने दायरे में, अपने जुरिस्डिक्शन में रह के काम करने का आदेश देता है, रोकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस प्रतिषेध जुरिस्डिक्शन के, इस प्रतिषेध के तहत। इसको अंग्रेजी में प्रोहिबिशन रिट बोलते हैं। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अरे क्लियर हुआ जी? पक्का? 101%? ठीक है, ये हो गया प्रतिषेध। तीसरा अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा का मतलब अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पद का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, दुरुपयोग कर रहा है, तो उससे अधिकार पूछा जाता है, किस अधिकार और वारंट के साथ आप ये काम कर रहे हैं वो दिखाइए। अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए, या आप ये काम करने के पीछे, इस काम करने के पीछे आपका कोई ऑथराइजेशन है, उस ऑथराइजेशन को शो कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है या गैर कानूनी तरीके से अपने पद का इस्तेमाल करता है, तो उस समय उसका अधिकार पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के साथ ये काम कर रहे हैं या इस पद का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर? चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब अभी पिछला जो रिट आया था अभी क्वेश्चन में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लोअर कोर्ट में पेंडिंग केसेस को मंगा के उनको सॉल्व कर सकता है, ये किसी दूसरे कोर्ट में भेज के, मतलब दूसरे कोर्ट में भेज के। जैसे मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट में केस है, पेंडिंग है, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, लंबे समय से पेंडिंग, और बेचारा आदमी वो परेशान है, तो अगर वो
रिट लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करके या अपने पास मंगा के उस पर सुनवाई करके उस आदमी को तुरंत जस्टिस दिला सकता है या दे सकता है, उसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये आपके कुछ 5 रिट है जो मैंने आपके सामने रखने की और समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आने वाले कमिंग फ्यूचर में अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप 100% उत्तर देने की स्थिति में होंगे। क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्या मैं सही समझ रहा हूं? उत्प्रेषण, मान लो लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, ठीक है, और लोअर कोर्ट में या कहीं भी कोई चीज पेंडिंग है और उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, उस वो काम नहीं हो रहा है, तो अगर आप रिट लगाते हैं तो वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कंसर्न डिपार्टमेंट को ये रिट जारी करता है कि या तो तुम जल्दी से इसकी सुनवाई करके खत्म करो, या फिर ऊपर मंगाती है किसी दूसरे सीनियर ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाता है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। अगर अगर कोई केस है तो लोअर कोर्ट में से हाई कोर्ट में उसको मंगा के सॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई नॉर्मल इशू है किसी ऑफिस में तो उसके सीनियर को ट्रांसफर करके तुरंत उसको सॉल्व करने का आदेश दिया जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? 101% डिम्पल, वेरी गुड। चलिए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाज आपके दिल दिमाग तक पहुंच चुकी होगी और ये आप तक हमेशा गूंजती रहेगी। एक चीज बताता हूं तुम लोगों को, दिन भर जितनी भी पढ़ाई करते हो तुम लोग, रात को सोने से पहले आंख बंद करके उनको रिकॉल करो। समझ में आ रही बात? पढ़ने से ज्यादा जरूरी है गुनना। गुनने का मतलब है कि रात में जब तुम सोते हो तो सोते वक्त टेक्निकल नॉन टेक जितनी चीजें तुमने पढ़ी उन सबको रात को मतलब याद करते 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 सो जाओ। इससे क्या होगा कि ये शॉर्ट टर्म से सीधे लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी चली जाएगी, मतलब जो आपने आज पढ़ा है, और जब भी आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे तो रिकॉल होगा। इसलिए ये काम डेली करना है रात को सोते वक्त, और डेली आपको मतलब सुबह से आपने क्या किया, उठे क्या पढ़ा, ऐसे ऐसे से सर पढ़ा रहे थे, ये चीजें करी, हंसी मजाक करी, उन सभी चीजों को सोचते सोचते सो जाओ। समझ में आ रही बात? बिल्कुल, सपने में भी आएगी और वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और जब भी तुम उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे आराम से आप रिकॉल कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। और हो सकता है कि मान लो कोई चीज मैंने मजाक में समझाई तो तुमको वो चीज याद नहीं है, लेकिन मजाक तो याद होगा, तो अरे सर ने इस पर मजाक किया था, ये बताया था हंसते हंसते, या ऐसे किया था चेहरा, तो ये था ना आंसर, तो वो तुमको तुरंत लिंक करेगा और हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इट्स ए एक्सपीरियंस, ये अनुभव है मेरा, और मैं तुम लोगों से अनुभव ही शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग इसका फायदा उठा सके, क्योंकि मैंने जो तैयारी की और जो मुकाम जो चीजें पाई वो चाहता हूं कि सीधे सीधे आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल। अब भाई देखो, कोई किसी भी चीज का रिवीजन मस्ट होता है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे दिमाग से निकल जाएगा। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि रोज आप रात को सोते सोते पढ़ो। और देखो, एक हफ्ते की पढ़ी हुई चीज को सप्ताह में एक बार आप रिवीजन कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। 15 दिन पर एक बार रिवीज, एक सप्ताह में एक बार, 15 दिन पर एक बार, फिर एक महीने पर एक बार करो। 3 बार किसी भी चीज को पढ़नी है, ध्यान रखना। पहली बार में हम लोग 10 से 15% लर्न करते हैं, मतलब समझते हैं। दूसरी बार में हम 20 से 25% करते हैं, और तीसरी बार में हम 40 से 45% करते हैं, 50% के नियर बाई, जो हमारे लिए इनफ है। इससे ज्यादा कोई भी रिकॉल नहीं कर पाता, और इतने पर ही अपना काम हो जाता है। लेकिन तब है कि हम उसको प्रॉपर स्टेज वाइज रिवीजन करें। अगर करेंगे तो ही उसका बेनिफिट, नहीं तो आप भैया अब अपने को अल्बर्ट आइंस्टीन समझे कि एक बार पढ़ लिया, अरे यार अपने को तो समझ में आ गया। अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो 101% आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 123, सॉरी 233, ये उस समय क्वेश्चन आया था, AIDM के का चुनाव था और इसमें काफी सारे विवाद चल रहे थे, तो पूछ लिया था क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए इसका 233 का आंसर बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नवीन, पूरा लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस तुमने पढ़ रखे हैं। राइट आंसर सी है। नवीन का आंसर बिल्कुल 100% सच है। राइट आंसर सी। 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक
AIADMK की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का नॉर्मली पूछता नहीं, लेकिन अगर किसी साल बहुत हाईलाइट है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो ही एग्जाम में पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये उस समय हाईलाइट थी तो इसलिए पूछा हुआ था। फिर भी आप ध्यान रखिएगा 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 234, बताइए 234 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 234 का आंसर, डैश का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिससे संबंधित की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है। यार वही क्वेश्चन है, इसको मुंह घुमा दिया है। बिल्कुल, सबके आंसर सही है। चलो अब ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब इस पर एक मैं सरप्राइज क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नेचर तो एक ही है बट इसको घुमा के पूछा है। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं जी सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? चलिए, सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। यूपीएससी में कितने अध्यक्ष के साथ कितने मेंबर होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? या आप ये कह सकते हैं कि यूपीएससी कितने सदस्यों से मिलकर बनी है? यूपीएससी तो जानते हो ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बताओ, आंसर बताइए इसका। बिल्कुल, 10, एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं इसमें, यूपीएससी में। अब मुझे बताओ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। दूसरा सरप्राइज क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन पर मैं 4 सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा लगातार और आप लोगों को आंसर देना है। बताओ भाई, और लोग बताओ, नवीन का आंसर, नवीन के अलावे। बिल्कुल। और रोहित, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल, गवर्नर। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर वो नियुक्त करता है राज्य के उस राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की। ठीक है, चलिए अब मुझे एक और सवाल, सरप्राइज क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। और वो सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि सीएजी के तर्ज पर, सॉरी सीएजी कह रहा हूं मैं, अटॉर्नी जनरल के तर्ज पर राज्यों में भी एक विधि अधिकारी होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो केंद्र में विधि अधिकारी होता है उसको तो अपन बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, लेकिन राज्य में जो विधि अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ, नवीन बताओ। बिल्कुल डिंपल, एडवोकेट जनरल बोलते हैं उसको। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या देखी जाती है? अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या देखी जाती है? किसके बराबर क्वालिफिकेशन होती है उसकी? ना नवीन, मैं, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने पूछा कि अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन किसके बराबर होनी चाहिए? बिल्कुल, जितेंद्र ने एकदम चौके पर छक्का मारा है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके बराबर उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की, क्योंकि वो भी तो लॉ ऑफिसर ही तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, विधि अधिकारी। मतलब विधि अधिकारी का मतलब यह है कि मान लो
अटॉर्नी जनरल का काम समझते हो क्या तुम लोग? अटॉर्नी जनरल का काम सब लोग समझते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल का काम आप सभी लोग समझते हैं क्या, कि क्या काम करता है? सब लोग बताओ भाई। नवीन, समझते हो? एक लाइन में बताओ, क्या काम करता है भाई? क्या काम कर, सेंट्रल को कानूनी सलाह देता है। अच्छा, बस कानूनी सलाह देता है? कानूनी सलाह के लिए तो आप देखेंगे लॉ कमीशन भी बना है। रोहित, अब जाके सही है भाई। ये है कि आप देखेंगे कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट राज्य सरकार या आम पब्लिक के द्वारा कोई याचिका फाइल की जाती है। जैसे प्रशांत भूषण ने कई बार किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ याचिका फाइल करते हैं। उनमें ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के कई सारे एडवोकेट्स हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और पीआईएल फाइल कर देते हैं। तो उस कंडीशन में सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर वकालत कौन करेगा, कौन जस्टिफाई करेगा? तो उसके लिए आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विधि लॉ ऑफिसर होता है जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के बराबर होती है, ठीक है? और वो केंद्र सरकार का पक्ष रखता है सुप्रीम कोर्ट में, और मतलब केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है कोर्ट में एज ए लॉ ऑफिसर। अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थोड़ी जाएंगे अगर सरकार के खिलाफ होगा। तो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वो वकालत करता है और सरकार का पक्ष रखता है कोर्ट में। ये काम है इसका। अच्छा, दूसरा कि आप कह रहे हैं कि ये सलाह देता है, तो ये नॉर्मल अगर किसी विधि से संबंधित कोई सलाह है तो सलाह देता है। बट इसके सलाह को मानना या न मानना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस उनकी इच्छा है कि लग रहा है ठीक है तो मान लेगी, अगर नहीं मानती है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही बात? राज्य सरकार के मुकदमों के लिए प्रभारी एडवोकेट जनरल होता है। बिल्कुल भाई, राज्यों के भी तो विवाद हो सकते हैं। राज्य में भी तो कोई व्यक्ति राज्य सरकार के खिलाफ अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में राज्य वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो उस कंडीशन में एडवोकेट जनरल अर्थात राज्य सरकार का विधि अधिकारी राज्य सरकार का पक्ष रखता है कोर्ट में। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों ही पोस्ट जो हैं ये एक लॉ ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। और राज्य वाले में एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के अदर जजेस के बराबर होनी चाहिए, और अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी, वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के बराबर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये किस सूची में संबद्ध है? बताइए। भूमि पर जो लगने वाला कर है वो किस सूची में वर्णित है जी? क्वेश्चन नंबर 235। वेरी गुड। और लोग आंसर दे भाई। बिल्कुल। पहले पहले जो था ये समवर्ती सूची का विषय हुआ करता था, ठीक है? लेकिन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको निकाल के और राज्य सूची में शामिल किया गया, ठीक है? तो राइट नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का विषय है। तो राइट आंसर इज बी। तो भूमि और भवन पर जो टैक्स लगता है उसको कलेक्ट करती है राज्य सरकारें, ठीक है? और ये राज्य सूची का विषय है। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और इनका कलेक्शन भी कर सकती है, ठीक है? सर, प्रेसिडेंट की पोस्ट त्याग पत्र महाभियोग से रख सकता है तो वाइस प्रेसिडेंट 6 मंथ्स में काम करके सकता है, या कौन से आर्टिकल में मेंशन है? रोहित, आर्टिकल मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है किस आर्टिकल में है। मैं एक बार बताऊंगा। अभी याद आता है कि किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि वो 6 महीने से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता, नियुक्ति का क्या प्रोविजन है। तो एक आध दो आर्टिकल्स हैं, मैं दिमाग पर आता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलिए।
बिल्कुल, देखो 65 में मेंशन है, लेकिन मैं कंफर्म इसका आर्टिकल बता दूंगा आपको, कंफ्यूज मत हो। इसका आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 236। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये किस सूची में सूचीबद्ध है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किस सूची में है जी? बताइए, फॉरेस्ट किस सूची में वर्णित किया गया है? जंगल को, जंगल जो है वो किस सूची में वर्णित है? बताओ आंसर। सोच के आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से इसका आंसर दीजिए कि जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित तो है, बट इसको किस लिस्ट में रखा गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कनकरेंट लिस्ट? और लोग, वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर इसका है डी, अर्थात समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के में जंगल को रखा गया है, अर्थात इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर किसी राज्य में जंगल है तो वो कानून बना के वहां के जीव जंतु और जंगल को संरक्षित कर सकता है, और अगर पॉल्यूशन फैल रहा है या जंगलों की कटाई हो रही है तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट को प्रमोट करने, मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग भी कानून बना सकता है। दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। बिल्कुल राइट, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 237। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 237 का आंसर किस पार्ट या किस आर्टिकल में कहा गया है? बताइए, फटाफट रिप्लाई करो मुझे सभी लोग। रोहित ने जवाब दे दिया है, डिम्पल, जितेंद्र, रजनीश, नवीन, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए लोग। रोहित ने जवाब दे दिया है, क्या इनका आंसर सही है या गलत? डिम्पल तुमने कब दिया? अच्छा, वेरी गुड। और लोग, इन दो के अलावे और कोई नहीं है जी जो आंसर दे सके? जितेंद्र, और लोग फटाफट। नवीन कहाँ हो तुम? अच्छा, नवीन ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर ए है। ये भी घुमा तो रहा है क्वेश्चन ऐसे, बट सीधे सीधे अगर आप समझेंगे तो ये सीधे सीधे राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समता या समानता के अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है, राइट ऑफ इक्वालिटी की। अब इसमें देश के सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया कानून। अब मुझे एक बात, एक यहां पर सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दे दो आप। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको देना है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? नवीन मेरे लाल, मैं देख लिया मैंने तुम्हारा आंसर। अब मैं आर्टिकल 14 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? एज इट इज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बीवी के, मैंने मैंने पढ़ लिया कि तुमने लिख रहे हो बीबी के समक्ष समता। नवीन, बिल्कुल। देखो, देखिए, ये कह रहा है इक्वल लॉ फॉर ऑल एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये यही है ना? यही है कि नहीं है कि दूसरा है? चलिए, अब एक सवाल और इस पे आता है मेरे लाल, एक और सवाल, कि ये जो दोनों वर्ड है ये कहां कहां से लिए गए हैं? ओ मेरे लाल नवीन, तुम बीवी भी लिख देते तो कोई बात नहीं थी, मैं समझ गया, तुम्हारे दिल की बात समझ है कि मैं तुम्हें हंसा रहा हूं और तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, यही जो है समन्वय बना रहना चाहिए टीचर, गुरु और चेले के बीच, ठीक है। तब जाके मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। तब देखना कैसे तुम लोग
इस बार एग्जाम क्रैक करते हो नवीन, ठीक है। हम्म। अच्छा, रोहित बाबू कह रहे जर्मनी से। ओ माय गॉड, कौन सी किताब में पढ़ा है तुमने रोहित, जर्मनी से हैं? दो मैं निर्मा सर्फ से तुमको अभी, जर्मनी से यही लिया गया है, विधि के समक्ष और विधियों का समान संरक्षण। गुस्सा नहीं हो रहा हूं, प्यार से, प्यार से। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है मेरे लाल, मैं बार बार बोल रहा हूं, जर्मनी से एक ही चीज लिया गया है क्या? तो कहा गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये है जर्मनी वाला। याद आया है? तो फिर जर्मनी, मुझे लग रहा है तुम बहुत निगेटिव मार्किंग करते होगे रोहित। नॉलेज तो है तुमको, लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी मचाते हो, जल्दी होती है ना क्या? बोलो ये बात गलत बोल रहा हूं मैं रोहित? उत्सुकतापन तुम्हारे अंदर ज्यादा है इंस्टेंट वो करने की, और उसमें तुमको पता होते हुए भी वो चीज गलत करते हो। क्या ये बात सत्य है रोहित? इसलिए मैं तुमको कहूंगा कि तुम मेडिटेशन करो। तुम सबको एक, आज मैं छोटी सी, तुम लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों ने मेरी ऑनलाइन क्लास ली होगी उनको एक मेडिटेशन के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं। आई होप कि काफी सारे लोगों के बारे में, सब निगेटिव मेरे भी होते हैं नवीन, तुम लोग यही तो बात कह रहा हूं, अभी पता चल रहा है ना कहानी कि निगेटिव कैसे होती है, नॉलेज होते हुए भी गलतियां कैसे होती है। तो उसको सुधारने का टाइम, क्योंकि तुम लोग एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हो। हम्म। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, छोड़ो रहने दो, क्या बताऊं, तुम लोग रहने दो, छोड़ देता हूं, छोड़ दूं? जिज्ञासा बढ़ गई है, दिल से आवाज निकल रही है। पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देख लेंगे बाद में, हैं? चलिए, विधि के समक्ष समता और विधियों का ओ डिम्पल, डिम्पल तुमने तो मेरी क्लास ली है लाइव, ली है ना, लाइव कह रहा हूँ, हाँ लाइव ली है ना? तो उसमें मैंने बताया नहीं था क्या, मुखर्जी नगर में? ऑफलाइन, ऑफलाइन लाइव तो अब ले रहे हैं, ऑफलाइन में बताया नहीं था क्या? नहीं बताया था डिम्पल, नहीं बताया था? देखो, देखो एक चीज बताने जा रहा हूं जो आप सभी लोगों को करना है, और इससे क्या है, हमारा कंसंट्रेशन, हम स्टूडेंट्स को दो ही चीजें चाहिए क्या? एक तो कंसंट्रेशन लेवल, और दूसरा मेमोरी कैपेसिटी, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं चाहिए। अगर ये दो चीजें तुम्हारे पास हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुमको क्वालिफाई करने से, ये जान लेना। मेमोरी और कंसंट्रेशन लेवल। अब हमारी सबसे, हम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कंसंट्रेशन। बैठते तो है पढ़ने, आधा घंटा पढ़ा मन लगा के, आधा घंटा बाद दिमाग भटकने लगता है, कभी स्कूल की बात आने लगती है, कभी किसी दोस्त की याद आने लगती है, कभी घर के बाहर क्या हो रहा है, कभी घर के लोग, कभी शादी के लड्डू फूटने लगते हैं, कभी रिश्तेदार की बात, कभी अलग अलग चीजें दिमाग में घूमती रहती है। मतलब हम लोग आधा घंटा से ज्यादा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं रख पाते, और ये आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है हम लोगों की। तो फिर उस चीज को हम कैसे सॉल्व करें? क्योंकि भाई साहब एक बात बता दूं, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्वालिफाई नहीं कर सकता। 101% मैं लिख के दे दूंगा कि यहाँ जितने लोग भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इनमें सिर्फ इस एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता नहीं है, बल्कि इससे बड़े एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता है। तो अब दिक्कत क्या है कि हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं रख पाते, भटकता रहता दिमाग। तो उस भटकती आत्मा को कैसे शांत करें, मतलब कैसे हम कंसंट्रेट रहें किसी विषय वस्तु पर, और जब कंसंट्रेट रहेंगे तो उसको याद भी करेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल तुम लोगों को बताता हूं। अभी तक तुम लोगों ने अपनी लाइफ में 500 मूवी कम से कम देखी होगी, लेकिन उस 500 मूवी में एक भी ऐसी कोई मूवी नहीं होगी जो तुमको याद नहीं होगी। अभी मैं एक छोटा सा क्लू दूं ना, तो एकदम बैट लगा लोगे कि सर यही आंसर होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तुम 100% हाईली कॉन्सेंट्रेट थे, पूरी तरह से सब कुछ भुला के। इवन आप मूवी देखते हैं, घर, दोस्त, यार, स्कूल, किसी को भी याद नहीं रखते, पूरी तरह से मूवी में डूब जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, फिल्म में चल रहा हूँ, हीरो हूं मैं ही। क्यों? और आप देखेंगे कि आपने जो बचपन में पहली बार मूवी देखी होगी, जब आपकी याददाश्त होगी, वो भी आज आपको याद है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप हाईली कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। तो वही चीज अगर अपनी पढ़ाई में हो जाए तो सोचो क्या होगा। भाई मान लो एक मूवी 3 घंटे की होती है, 500 मूवी को मल्टीप्लाई कर दो, 1500 घंटे, और तुम्हारा जो टोटल सब्जेक्ट है ना, वो भी 500 घंटे का नहीं होगा।
तो उस कंडीशन में 1500 घंटे तो अपने को याद है, लेकिन 500 घंटे याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट थे। एक्शन, जैक्शन, रोमांस, थ्रिलर सब था, तो वहां याद हो गया। और यहाँ पर बोरिंग टीचर और बोरिंग सब्जेक्ट, तो याद ही नहीं होता है और कॉन्सेंट्रेट नहीं होते। टीचर पढ़ा रहा है लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है। तो उस कंडीशन में आपको एक काम करना है। क्या करना है? तो सबसे पहले जहां भी आप पढ़ते हैं उस टेबल पर एक आज एक घर से कैंडल लाना। ठीक है? मतलब घर से नहीं, बाजार से कैंडल लेके आना, और घर में आराम से दीवार की तरफ फेस करके मुंह बैठना है, दीवार की तरफ, और आराम से पैर फोल्ड करके बेड पे बैठ जाओ, और नीचे किताब उताब रख लो, और कैंडल को उसके ऊपर रखो। मतलब कैंडल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एकदम आपकी आंख और कैंडल दोनों एकदम राइट एंगल पे हो, 90% की डिग्री पर, और एक हाथ की दूरी पर आपको ये कैंडल रखना है, पूरी एक हाथ की दूरी पर कैंडल को जलाना है। रूम बंद रखना है, किसी को बीच में आने मत देना। उसके बाद लाइट ऑफ कर देना, कैंडल जलाना। कैंडल जलाओगे तो कैंडल का जो लौ है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है? इसके ऊपर, सबसे ऊपर जो है वो आप देखेंगे रेड कलर की लाइट जलेगी। ठीक है? रेड कलर की। और नीचे जो होगा वो येलो जलेगा। ठीक है? तो आपको येलो नहीं देखना है, रेड देखना है एक टक, बिना पलक झपकाए। कितने सेकंड? 5 सेकंड। ठीक है? 5 सेकंड देखा, 5 सेकंड तो अपन कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद आंख एक बार बंद कर लो, फिर करो 5 सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है? ऐसे कम से कम 5 से 6 बार करना है। करने के बाद आप उसको मोमबत्ती बुझा दो, आंख बंद करो, और आंख बंद करके जो तुम लाइट देख रहे थे रेड वाली, उसको एकदम सेंटर में यहाँ पर बीच में फील करना है आंख बंद करके। तो जब आप आंख बंद करेंगे तो देखेंगे कि वो लौ यहाँ पर जल रही है आपके। ठीक है? उसको फील करना है। आप देखेंगे वो फील करेंगे तो पहले दिन आपको हो सकता है 2 4 5 सेकंड में खत्म हो जाए, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। जितने देर तक आप देख रहे हैं उसको, ये दिख रहा है वो देखते रहे, उसके बाद पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक होने के बाद दोनों हाथ ऐसे रगड़े और आंख पर रखें। ठीक है? और आंख खोले, लाइट जलाएं, और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करें। ये एक प्रैक्टिस है जो आपके कंसंट्रेशन को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ये ब्रेन एक्सरसाइज है। अगर आपकी आंख खराब है, आप चश्मा लगाते हैं, तो आप उसको नहीं देख के आप एक ऐसे बना ले पेज पर, और इसके बीच में डॉट कर ले, और इस डॉट को आप देखें। ठीक है? उस डॉट को, और उस डॉट को आप यहां पर महसूस करें। ठीक है? धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक दिन कि तुम्हारा आधा घंटा तक तुम उस चीज को देख रहे हो। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद का कंसंट्रेशन कितना हाई था? ये उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई था कि जब धर्म धर्म सम्मेलन में शिकागो गए थे, तो उनको जल्दी इंडियंस को जगह नहीं दे रहे थे, तो बगल में एक लाइब्रेरी थी, वहां लाइब्रेरी में चले गए। गए तो लाइब्रेरियन से कहा कि भाई मुझे कुछ किताबें पढ़नी है। तो उसने, वो उनका गेरुआ वस्त्र था, तो लाइब्रेरी हंसने, ए बाबा क्या पढ़ेंगे, जाइए जाइए घर जाइए। तो लाइब्रेरियन से बहुत रिक्वेस्ट किया तो जाने दिया। गए तो इतनी मोटी किताब उठाई, और आधे घंटे में ऐसे पेज पढ़ गए उसकी, मतलब कम से कम 40 पेज। लाइब्रेरियन देख रहा था कि तो पेज पलट रहे हैं। जब निकले बाहर तो लाइब्रेरियन पूछा कि बाबा किताब पढ़ लिया आपने? उन्होंने कहा हाँ। तो अच्छा, मजाक क्यों बना रहे हो, एक एक घंटे में तुमने 40 50 पेज पढ़ लिए? उन्होंने कहा कि पूछ लो। तो उसने कहा बताइए 140 नंबर पेज के सेकंड पैरा में क्या लिखा है? टक से बताया वही वर्ड। उसने किताब देखा तो भाई साहब हाथ पर जाके, बाबा, बाबा ये कौन सी शक्ति है बाबा? उन्होंने कहा कुछ नहीं। इतना जबरदस्त कंसंट्रेशन लेवल था उनको। मतलब उनकी मेमोरी जो थी वो फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक बार देखा छप गया, पलटो, एक बार देखा छप गया, छप गया, ऐसे इस तरह की। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी मेमोरी भी इसी तरह की फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाएगी, और फिर उसके बाद इतना हाईली कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, किसी भी चीज को एक बार देखा रिकॉल हो गया। क्लियर? आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? बोलो, हाँ ना रिप्लाई तो करो। क्लियर हो गया सबको? रोहित, डिम्पल, नवीन, सबको? अरे एक ही आदमी सिर्फ जवाब दे रहा है, जितेंद्र। बाकी लोग सो गए क्या? नवीन, रोहित, डिम्पल, ये सब चीजें करनी है। हम भी जब तैयारी करते थे तो ये सब चीजें हमने करी सिविल सर्विसेज के दौरान, और इसका काफी बेनिफिट मिला इन चीजों को। समझ में आ रही बात? आज जो ये चीजें मुझे याद है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये सब मैं, मुझे किताब में नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे दिमाग में छपी हुई है, पूरी किताब छपी हुई है। तो वो कैसे, ये चीजें हैं। तो ये मेरा सीक्रेट था जो मैंने तुम लोगों को बताया।
ठीक है। और इसको दबा के एकदम आप देख, कंसंट्रेशन का ये प्रैक्टिस करना है सुबह शाम। और फिर देखना 15 दिन तुम करके देखो, मेरी बात मान। 15 दिन के बाद जो कमाल तुमको देखने को मिलेगा ना, फिर कहोगे कि सर आपने क्या चीज दी। ठीक है। और 100% सफलता सुनिश्चित होगी अपनी। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर जो पूछ रहा था, ये था विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता हमने लिया है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया है अमेरिका से। दोनों ही अलग अलग देशों से लिया है। विधि के समक्ष समता समता इंग्लैंड से, और विधियों का समान संरक्षण ये हमने लिया है अमेरिका से। तो ये कहता क्या है? मतलब ये कहता है विधि के समक्ष इक्वल लॉ फॉर ऑल, मतलब देश के सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समाज का हो, सबके लिए कानून एक है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबके लिए समान कानून का प्रावधान किया गया। और विधियों का समान संरक्षण की बात है कि चाहे कोई भी हो, सबके लिए कानून सबको कानून एक समान संरक्षण प्रदान करता है। अगर कोई अमीर आदमी भी मर्डर करता है, चोरी करता है, तो उसको भी वही सजा का प्रावधान होगा जो गरीब को हो, गरीब के लिए होगा। ठीक है। तो सबको समान रूप से कानून संरक्षण प्रदान करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति देश का क्यों ना हो। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों ही चीजें ध्यान रखिएगा कि पहला वाला हमने इंग्लैंड से लिया है और दूसरा अमेरिका से लिया है। ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन के तौर पर इसे पूछ लिया। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना में रिप्लाई करो मेरे लाल। तुम लोग लिखते रहो कुछ ना कुछ, यस नो, ताकि मुझे लगे। अगर नहीं लिखते हो तो मुझे लगता है सो गए तुम लोग। तो इसलिए सोना नहीं है, रिप्लाई करें। सर इस सीट की पीडीएफ नहीं मिली। मिलेगी जितेंद्र, पीडीएफ मिलेगी सबकी, आई होप सब मिल जाएगी पीडीएफ, डोंट वरी, ये पीडीएफ तैयार है। बस इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वो चल रहा है, थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं करेक्शन नहीं करा पाता। तो अब कल से मैं फ्री हो जाऊंगा, तो ये करेक्शन करा के आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो हो गया 237 कर लिया हमने। 238, विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची में सूचीबद्ध है। फॉरेन राइट्स बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग इसका बिल्कुल 101% आंसर सही है। यूनियन लिस्ट, फॉरेन जो राइट्स और इश्यूज हैं वो सब यूनियन लिस्ट के पार्ट है, मतलब केंद्रीय सूची के भाग है। ठीक है। तो 238 का ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 239, पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं जी? बताओ। क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ था, तो और पश्चिम बंगाल बहुत हाईलाइट रहा था, तो बताइए पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? बताओ रजनीश। सबके आंसर सही है। 42, 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में लोकसभा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 240, तब जारी किया डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। बताओ भाई इसका आंसर। बताओ, आप समझ गए हो, यहाँ टेस्ट ही हो गया। अब मैं देखता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आता उसका राइट आंसर दे रहे हैं कि नहीं। चलो अभी मैंने समझाया था, उस पर क्वेश्चन ही आ गया। बताइए आंसर सोच समझ के देना है। अब की बार मिस्टेक हुआ तो सोच लेना, टीवी में घुस के निर्मा सरब से दूंगा मैं। नवीन, तुमने मेरे से ऑफलाइन क्लास ली है क्या? हैं नवीन, तुमने ऑफलाइन क्लास ली है क्या मेरी? बोलो। ऑफलाइन क्लास ली है क्या नवीन? ऑनलाइन ले रहा हूँ। तो तुमको ये चिलम चिली वर्ड कैसे पता चला? ये मेरा तकिया कलाम है जो मैं ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ। बोलो। तो ये तुमको ये तकिया कलाम कैसे पता चला? मैं तो ये ऑफलाइन में बोलता हूँ। अच्छा ऑनलाइन से सीखा है।
ऑनलाइन में तो बहुत कम ये वर्ड यूज करता हूं मैं, ऑफलाइन में तो ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज करता हूं मैं। अच्छा, एक दिन बोला था तुमने पकड़ लिया। अगर ऑफलाइन क्लास लोगे ना तो दीवाना मस्ताना हो जाओगे। उसमें कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड यूज करता हूं मैं जिसमें आप देखेंगे कि मतलब क्लास में हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, चेहरे का एक्सप्रेशन और देख के लाइव, मतलब ऑनलाइन। चलिए, राइट आंसर आप लोगों ने सबने 5 लाख घर वालों से। अच्छा रोहित, तुम भी आ गए उसी कैटेगरी में। बोलो भाई, आंसर दे दो 240 का। मैंने देखा ही नहीं यार, कहीं और भटक गया मैं। ओके ओके, चलिए बताओ भाई। 240 बी। ओहो, वेरी गुड। डिम्पल, रोहित, जितेंद्र, चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एकदम तुम लोग एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और इस बार तो भाई साहब जबरदस्त आग लगा के रख देना इस बार एग्जाम में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है, डैश सूची में है। बताइए सर, आंसर बताइए आप। 241 नंबर का आंसर बताइए। किस सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को वर्णित किया गया है? अभी जनसंख्या पर कानून बनने वाला है, मालूम है ना। इस बार जो अगला सेशन होगा, शीतकालीन अधिवेशन, उस शीतकालीन अधिवेशन में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाएगा भारत में। और हो सकता है कि वो अगले वर्ष 2021 में लागू भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो है, ये राइट आंसर डी, समवर्ती सूची का का विषय है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को लेकर कानून बनाया जा सकता है। अब चलो एक और इस पर सरप्राइज क्वेश्चन। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने ये अनाउंस कर रखा है कि 2021 या 22 में जनसंख्या नियंत्रण पर मैं कानून बनाऊंगा? बताइए। सबसे पहले उस राज्य ने अनाउंस किया है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के लिए 2022 में। 2022 है कि 21 है? ना, जितेंद्र रॉन्ग आंसर। बवाल हुआ था। ओहो डिम्पल, यस 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 यस, एकदम राइट आंसर दिया है तुमने डिम्पल। असम, असम गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 2021 या 22 तक सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। और इस पर आप देखेंगे वहां पर बहुत जबरदस्त बाइकआउट हुआ था। कई सारे मुस्लिम परिवारों ने इसका बाइकआउट किया था कि हमें तो मौलिक अधिकार है, हम तो जितने बच्चे चाहे उतने बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अरे नहीं जितेंद्र, उसको पता है, न्यूज में आया था यार, इस पर बहुत बवाल हुआ था। एक बंदा है वहां का मुस्लिम परिवार, उसने स्टेटमेंट दिए थे, तो अगर कोई न्यूज देख रहा है तो उसको मालूम होगा। अब मैं गूगल थोड़ी हूँ मेरे लाल, मुझे भी तो, मैंने भी न्यूज देखा है तुम्हारी तरह, मैं भी पढ़ता लिखता रहता हूँ। तो मुझे भी याद है, तो मैंने सवाल पूछा, उसने पढ़ा, उसने बता दिया है। तुमने नहीं देखा, नहीं बताया। ठीक है, आई बात समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 242। 242 आंसर दीजिए। केंद्रीय अन्वेषण एवं सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश सूची में। बताइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग 242 का एकदम कड़ाम 100% सत्य आंसर दोगे। सीबीआई, सीबीआई, मालूम है ना, सुशांत सिंह राजपूत। सीबीआई किसके नियंत्रण में है? सीबीसी और सीबीआई, मालूम है? तो ये है भाई साहब, ये ए, राइट आंसर ए। यूनियन लिस्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी किसी भी क्राइम या किसी भी केस के रिगार्डिंग सीबीआई इंक्वायरी को एक्सेप्ट कर सकती है, और सीबीआई को आदेश जारी करती है कि आप उसकी जांच करें, अन्वेषण करें।
समझ में आ रही बात? जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत पर चल रहा है अन्वेषण। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 243, 243, डैश संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? बताइए, आंसर बताओ। आंसर, आंसर विथ आर्टिकल, आंसर विथ आर्टिकल चाहिए मेरे को, आंसर विथ आर्टिकल। नवीन ने आंसर दे दिया और जितेंद्र बाबू ने आंसर दे दिया अपने सुंदर हाथों से। साथ में डिंपल ने भी आंसर दे दिया। रोहित बाबू बचे हुए हैं अभी, रोहित बचे हुए हैं। ओ माय गॉड, 243, आर्टिकल 249 मैन। ओके ओके ओके, अब मुझे एक और सवाल का जवाब बता दो नवीन। सबने आंसर दे दिया भाई। नवीन ने जो आर्टिकल बताया, क्या वो आर्टिकल सत्य है? इस पर इस सत्य को प्रमाणित करें। नवीन ने जो आर्टिकल बताया है, क्या ये आर्टिकल सत्य है? इसको प्रमाणित करें, बताइए सर। यस सर, सही है, बिल्कुल। बस चलिए, अब एक यहां पर आपसे मैं सरप्राइज क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जिसको आपको मोहब्बत से धीरे से जवाब देना है। क्या? आपको मालूम है ना क्या? तो मालूम है, ऑल इंडिया सर्विसेज, कुछ और नए ऑल इंडिया सर्विसेज को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? बताओ। कुछ और अगर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो तो इसका अधिकार किसके पास है? डिम्पल, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आपने एकदम राइट टाइम पर राइट जवाब दिया है, बिल्कुल, राज्यसभा को। यही तो मैं पूछ रहा था कि ये किस आर्टिकल में मेंशन है कि अगर राज्यसभा चाहे तो अपनी मेजोरिटी से कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। बिल्कुल डिम्पल और नवीन, तुमने एकदम साफ जबरदस्त आंसर दिया है और इसका आंसर है 312 और इसका आंसर था 3249, मतलब 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र मतलब संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और साथ में अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्यसभा चाहे तो अपने बहुमत से कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और एक ऐसे ही सर्विस ऐड किया था अखिल भारतीय सेवाओं में, बताइए वो कौन सी सर्विस है? जल्दी फटाफट। राज्यसभा ने एक नई अखिल भारतीय सेवा को ऐड किया था, वो कौन सी अखिल भारतीय सेवा है? नवीन, डिंपल, रोहित, जितेंद्र, सुनील, मुकेश, बताओ आंसर, जल्दी फटाफट आंसर बताइए इसका। एक और नई अखिल भारतीय सेवा को शामिल किया था राज्यसभा ने, उसका नाम क्या है? सर्च कर रहे हो तुम लोग हैं गूगल पे? आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस को ऐड किया गया था किसमें? अखिल भारतीय सेवा में। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? नवीन बाबू क्लियर हुआ? डिंपल, रोहित, रोहित कहां चले गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? सब लोग रिप्लाई करो, एक दो लोग नहीं, सबको 100% रिप्लाई करना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं, 244 हम लोग कर चुके हैं। इस पर मैं कुछ 4 आपसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा, पहले इसका आंसर दे दो, फिर मैं सरप्राइज क्वेश्चन का बौछार करता हूं। 244 का आंसर सबको पता होगा और शायद इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार में आता है, तीनों फोर्सेस, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स,
ठीक है। उसके अलावा जो सीआरपीएफ भी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आर्म फोर्सेस भी आती हैं सर। ठीक है, चलिए अब मुझे सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सर। एक इजी क्वेश्चन पर चार सरप्राइज क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना है और फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, रेडी है सब लोग? सरप्राइज क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी है? रेडी फॉर ऑपरेशन अटैक? रेडी है? चलिए, सबसे पहले आंसर का जवाब देंगे। और कई बार एक बात सुन लो, अगर इन अभी जो 5 लोग यहाँ पर ऑनलाइन है ना, तो मैं हो सकता है कि एक एक आदमी से एक एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ उसी को देना होगा। समझ में आ रही बात? कल से ये प्रोग्राम करूंगा मैं कि तुम लोगों को एक, हम लोग ने ऑलमोस्ट 250 के करीब में क्वेश्चन कर लिए हैं और काफी सारा रिवीजन अपना हो गया है। तो हो सकता है कि कल से मैं एक एक आदमी से दो दो सरप्राइज क्वेश्चन पूछूं, एक एक आदमी से। ठीक है, और आप लोग तैयार रहिएगा, कल से कुछ नया करने वाले, हम लोग नया करेंगे इसके साथ ही, ताकि और इंटरेस्ट आए, मजा आए पढ़ने में। ठीक है, और जो आंसर देगा वो सर का सबसे क्लोजेस्ट बनेगा, क्लोजेस्ट। ठीक है, और हो सकता है कि उसको कोई गिफ्ट भी मिले। आइए, तो अब सरप्राइज क्वेश्चन आज तो मैं सबके लिए पूछ रहा हूं, तो सब लोग उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए कि ऑर्डिनेंस जो है, जो राष्ट्रपति जारी करता है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? बताइए, राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। ओहो जिम्पाल, नवीन है जबरदस्त, मतलब बॉल फेंका नहीं कि सीधे छक्का। वेरी गुड। रोहित, अध्यादेश का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस, वेरी गुड, अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस बोलते हैं, बिल्कुल। और यही मैं पूछने वाला था कि गवर्नर वाला जो है उसको 213, ये 123 है और उसका 213 है, ये याद करने का सबसे बेहतरीन सटीक तरीका है बॉस, ये ध्यान रखिएगा। 123 और 213, मतलब उधर गवर्नर को ऑर्डिनेंस जारी करने का और इधर राज्य और इधर प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने का राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन का आर्टिकल 39 क्या कहता है? बताइएगा सर, आर्टिकल 39 किसका पार्ट है और इसमें क्या मेंशन किया गया है? दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आर्टिकल 39, बिल्कुल, वो भी बहुत, मैं अभी आर्टिकल पर आऊंगा, रोहित तो बात करेंगे। 124 और 214, बिल्कुल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, और उधर अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 214 में सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट या एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल ये आर्टिकल मैच करता हुआ है। ठीक है, अच्छा। आर्टिकल 39 समान सिविल संहिता, मैं निर्मा सरफ से नहीं, डिटॉल आता है ना, उससे नहलाऊंगा नवीन। तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम गलत आंसर दोगे। समझ में आ रही है बात? जब नहीं पता है तो साफ खुलेआम खुल के बोलना है कि सर नहीं पता है, गलत आंसर नहीं, उसमें कुछ भी अफलातून नहीं खेलना है। निशुल्क विधिक सहायता मेरे लाल 39 क्लॉज ए में है, निशुल्क विधिक सहायता, जो पीछे किया था। ये रिवीजन भी हो रहा है रोहित, गलत जवाब नहीं, गलत जवाब नहीं। हाँ, कुछ भी आंसर नहीं, मुझे 100% सत्य आंसर चाहिए। निशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 क्लॉज ए में मेंशन किया गया है। चलिए, फ्री लीगल डिम्पल, फ्री लीगल एंड एड, ये है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। समझ में आ रही बात? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है आर्टिकल 39, इक्वल पोस्ट फॉर इक्वल वेजेस। क्लियर हुआ? दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। तीसरे क्वेश्चन का कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है और संशोधन के बाद इसे किस आर्टिकल और किस पार्ट में जोड़ा गया?
संशोधन के बाद इसे किस पार्ट और किस आर्टिकल में जोड़ा गया? बताइए आंसर फटाफट। बिल्कुल, फटाफट। पार्ट पार्ट 9 और आर्टिकल है 243 में ए से ओ, और एक शेड्यूल भी जोड़ा गया था, अनुसूची। वो कौन सी अनुसूची है वो भी तो बता दो। बिल्कुल, 11वीं अनुसूची है, जिसमें कितने विषय जोड़े गए ये भी बता दो। ये भी चौथा क्वेश्चन, कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए पंचायती व्यवस्थाओं से संबंधित। बताइए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा एग्जाम में। ओहो रोहित, तुमने तो आग ही लगा दिया यार, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त आंसर दिया है तुमने। 29 विषय को शामिल किया गया, किसमें? 11th में। ठीक है, तो ये रही आज के सवालों के जवाब, और मुझे 100% उम्मीद है कि तुम में से सबने उसका सही आंसर दिया है, और थोड़ा सा घबराते डरते पहले और बाद में आंसर दिया है। ठीक है, तो आज की जो ये सभा है हम यही समाप्त करते हैं। कल हम मिलेंगे फिर यहीं पर नए जोश और जुनून के साथ, और दोबारा से हम कुछ और नए क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और हैव ए नाइस नाइट। शुभ रात्रि।